सैयद जाफ़र हुसैन। मैं एलिवेट हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम 9वीं कक्षा का 10वां पाठ सांवले सपनों की याद, इसके लेखक है जाबिर हुसैन। ये इनका परिचय था। इनका जन्म 1945 और इनकी मृत्यु 1977 में हुई। इनका जन्म स्थान है बिहार में नवनही राजगीर गांव। ये एक गांव था नवनही राजगीर, वहाँ पे इन्होंने पैदा हुए। इनका कार्य था अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक और उसके साथ साथ राजनीतिज्ञ यानी पॉलिटिक्स में भी इन्होंने थे। इनके प्रमुख रचनाएं हैं जो आगे है डोला बीवी का मज़ार, अतीत का चेहरा, लोग, एक नदी रेत भरी। और इनके रचना वस्तु जो थी वो है आम आदमी का संघर्ष। ये इनका ये परिचय था। अब पाठ की प्रस्तावना क्या है ये देखेंगे। पीपल की ऊंची डाल पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है। पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है। उसके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं। उसके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं। जग का सारा माल हड़प कर जीने को भी चाहा नहीं। जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं। ये प्रस्तावना थी। यानी पीपल की ऊंची डाल पर, एक बंच के ऊपर, एक डाल के ऊपर बैठ के चिड़िया गाते हुए उन्हें क्या संदेश दे रही, क्या है क्या नहीं, अपने को कुछ मालूम नहीं होता। सिर्फ उन्हें अपने गाने की धुन में रहती। उसका मन क्या है, अपने को लुभाती है, लेकिन उसका मन लोभ नहीं है, यानी कंजूसी नहीं है। थोड़ा गाएंगे थोड़ा रोक देंगे, बल्कि रोकने वाला नहीं है। पाप नहीं, परवाह नहीं। उसके लिए गाते रहना कुछ पाप नहीं है और उसको कुछ परवाह नहीं है, सिर्फ उसकी आवाज़ अपने को सुनाते रहती। जग का सारा माल हड़प कर, दुनिया का पूरा माल जो भी चीज़ें हैं उसे हड़पने का भी, जीने की भी चाह नहीं। ये पूरी मैं हड़प लूँगी और मैं खुशी से जीऊँगी, मैं गाने की ज़रूरत क्या है ये सोच उसमें नहीं है। ये अपने पाठ का प्रस्ताव है। अब इसकी भूमिका क्या है। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सलीम अली के मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। 1987 जून में जो पक्षी विज्ञानी सलीम अली, इनकी मृत्यु के बाद ये डायरी शैली में, एक डायरी में लिखे हुए कहानी के ऐसा है, इसकी याद यहाँ पे लिखी गई। सलीम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सलीम अली की मृत्यु के बाद, उनके इंतकाल के बाद जो उत्पन्न हुई दुख, जो दुख अपने को आने लगा, तो उसके बारे में ये लेखक सांवले सपनों की याद, पुराने सपनों की याद बोलते हुए ये कहानी लिखे हैं। सलीम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनके व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। सलीम अली को याद करते हुए उनके व्यक्तित्व, उनका कैरेक्टर क्या था, यहाँ पे प्रस्तुत किया गया। यहाँ भाषा की रवनी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छू लेती है। जो ये लैंग्वेज, जो लिखे हुआ तरीका है, ये पूरा अपनी शैली, ये पूरा दिल को लग जाती है। ये था भूमिका। अब पाठ में जाएंगे। सुनहरे परिंदों की खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोशी वादी की तरफ अग्रसर है, कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। ये जो सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों का पर सवार सांवले सपने, जो परिंदों के खूबसूरत पंख है, वो पंख
जो सवार होके सांवले सपनों का, जो पुराने सपनों के हुजूम, एक हुजूम यानी एक ग्रुप, मौत की खामोशी के बाद जो सलीम अली है उनकी मौत की खामोशी के बाद अग्रसर है, उनके तरफ जाने के लिए तैयार है। कोई रोक टोक सके, अगर से ये हुजूम को कोई रोक टोक सके तो रोको, ये तो संभव कहाँ है, इसको रोकने का संभव नहीं है। हम हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं, सलीम अली। इस हुजूम में सबसे आगे आगे चलने वाले कौन है? सलीम अली। अपने खांधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। ये जो सलीम अली है अपने खांधों पर सैलानियों के ऐसा, यानी जो सफर करने मुसाफिर है, उस तरीके से अपने अंतिम सफर तक, आखिरी सफर तक भी अपना बोझ उठाए चले जा रहे थे। लेकिन ये सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। लेकिन जो ये सफर है पहले के जो सफर थे उससे बिल्कुल डिफरेंट है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सलीम अली का ये आखिरी पलायन है। जो भीड़ भाड़ की जिंदगी है, यानी बिल्कुल सिटी की जो जिंदगी है और वो तनाव माहौल है, ये नगर का जो तनाव माहौल है, उससे सलीम अली की आखिरी पलायन, यानी आखिरी यहाँ से वहाँ जाने का रास्ता, पलायन होना यानी एक तरफ से दूसरे तरफ चले जाना, ये आखिरी पलायन था। अब तो वे उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। जो जंगल की पक्षियाँ, परिंदे जो जंगलों में रहते उसी तरीके से जो सलीम अली भी प्रकृति में विलीन हो रही, जंगल में चले जा रही। जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो, जो अपनी आखिरी गीत गाते हुए, आप आखिरी सफर करते हुए मौत के गोद में जा बैठे। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देखकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों की गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? अगर से कोई आदमी देख के इसके दिल की धड़कन दे सका तो भी, लौटाया तो भी, लेकिन ये पक्षियों का जो सपने हैं, जो गीत है, वो दोबारा कौन गा सकते? मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। जो ये जाबिर हुसैन है, उन्हें बोल रहे हैं कि इनको पता नहीं है कोई भी आदमी इसको दिल की धड़कन देके इसको बचा सकेगा। वर्षों पूर्व खुद सलीम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। कई साल पहले सलीम अली खुद बोले थे कि लोग पक्षियों को भी इंसान की नज़र से देखना चाह रहे हैं। ये उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगल और पहाड़ों, झरने और आबशरों को वे प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। ये तो नामुमकिन है पक्षियों को इंसान की नज़र से देखना, ये उनकी भूल है। ठीक उसी तरह है जैसे कि जंगलों में और पहाड़ों और झरने और आकाश और प्रकृति, ये सब नज़रों से नहीं, ये सबको भी नज़रों से नहीं देखते क्या? आदमी की नज़र से देखने के उत्सुक रहते हैं। ये सब चीज़ें भी, जंगलें, झरने, पहाड़ें और आकाश, ये सब भी इंसान के ऐसा देखने के लिए एक उत्सुक है। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ और मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच यानी दिल से सोता हुआ यानी तो फूटा हुआ फव्वारा उस तरीके से महसूस करता है क्या? कर सकता है क्या? एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खबड़ जमीन पर जन्मे मितक का नाम है
सलीम अली। ऐसा महसूस करने वाला इंसान ये दुनिया में जन्म लिया तो आदमी एक ही है, वही सलीम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शेख गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। मुझे तो पता नहीं है जो हिस्ट्री में कृष्ण वृंदावन में कब डांस करा, कब मुरली बजाया, क्या है क्या नहीं। दूसरे लड़कियों के साथ, गोपियों के साथ अपनी शरारतें करा, निशाने बनाया, ये तो पता नहीं है। कब मक्खन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छली से अपने मुंह भरे थे। ये जो श्री कृष्ण है कब मक्खन के घड़े फोड़े थे नहीं मालूम है, कब दूध पिए थे, मुंह भर के दूध पिए थे और होठों को दूध लगे हुआ था ये भी मालूम नहीं था। कब वाटिका में छोटे छोटे बिंद किंतु घने पेड़ों की चाह में विश्राम किया था। और ये छोटे छोटे पौधों का नहीं, या नहीं तो बड़े बड़े झाड़ों के नीचे इन्हों कब आराम किए थे। कब दिल की धड़कनों का एकदम से तेज करने वाले अंदाजे में बांसी बजाई थी। ये मुरली, श्री कृष्ण मुरली कब बजाई थी, बांसी कब बजाई थी, एकदम दिल धड़काने वाली। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। और ये भी पता नहीं है कि वृंदावन की पूरी दुनिया कब संगीत में बदल गई, पता नहीं। ये सब कब हुआ था, अपने को तो पता नहीं है। लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। लेकिन आज भी कोई भी इंसान वृंदावन को चले गया तो वहाँ के नदियाँ, वहाँ के सब चीज़ें एक ख्वाब के रूप में अपने को पूरे चीज़ें, वहाँ के पूरे घटनाएं अपने को याद दिला देते हैं। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है, हर सुबह के टाइम सूरज निकलने से पहले पतली गली से सब लोग वहाँ पे भीड़ एक नदी कने बढ़ते हुए जाती, तो लगता है कि जैसे उसे भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बांसी की आवाज़ पर सभी किसी को कदम थम जाएंगे। जब ऐसा लगता है कि कोई आदमी, ये जो आदमियां जा रहे थे उन लोगों को चीरते हुए यानी हटाते हुए रास्ता बनाते हुए आगे आएंगे और बांसुरी बजाएंगे और सबके कदम आगे जाने से रुक जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले और हर रोज सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है कि जैसे बस कुछ ही क्षणों की वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका से भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। जब यह वाटिका में, ये जो वृंदावन में सैलानियों को, यहाँ पे जो विजिट करने के लिए आए उन लोगों को हिदायत देता कि जैसे कि बस थोड़ी देर में स्टेज के ऊपर आएंगे, यहाँ से वहाँ जाएंगे, बल्कि जैसे कि अनाउंसमेंट होते रहता वैसे यहाँ पे अनाउंसमेंट होते रहता कि कहीं से कोई आके टपकेगा और संगीत का जादू यहाँ पे भरपूर माहौल छा जाएगा। इस तरीके से वहाँ पे अनाउंसमेंट होते रहता। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? ये जो वृंदावन है, ये वृंदावन कभी भी कृष्ण की बांसुरी से खाली नहीं था। यहाँ पे वो सवाल कर रहा, खाली हुआ था क्या? मृतकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाल जाइए जिसे हम सलीम अली के नाम से जानते हैं। ये मृतकों की दुनिया में, ये जो इंसानों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए उससे पहले एक नज़र अपन ये कमज़ोर आदमी जो सलीम अली है उनके पर जाएंगे। उम्र क्यों क्षति तक पहुंचने में थोड़े ही दिन बच रहे थे। 100 साल के लिए थोड़े दिन कम थे। संभव है लंबी यात्रा की थकन
ने उसके शरीर को कमज़ोर कर दिया है। यहाँ पे ये बता रहेंगे 100 साल के करीब पहुँच गए और ये भूत 100 साल की लंबी यात्रा करने की उसकी थकन से कमज़ोर हो गए होंगे और कैंसर जैसे जानलेवा बीमारी उनके मौत का कारण बनी हो। और जो कैंसर है ये बीमारी जानलेवा बीमारी है, ये इनका साथ दे रही क्या। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उसकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। लेकिन इतने सारे बीमारियां भी रहने दो, यानी तो 100 साल की उम्र के करीब भी जान दो, इनको कमज़ोर कर दिया, लेकिन इनके आँखों को कमज़ोर कोई नहीं कर सके। ये इनकी आँखों की रोशनी अभी भी तेज़ थी, वो रोशनी कोई छीन नहीं सके। उन लोग जो सलीम अली पक्षियों की तलाश में और उनकी हिफाजत में अपनी जान पूरी दे दी है। सलीम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतरती थी। जो सलीम अली की आंखों के ऊपर एक दूरबीन लगी हुई थी, वो दूरबीन सिर्फ इनके मौत के बाद वो दूरबीन निकली। जब तक उनके आंखों के ऊपर वो दूरबीन लगी हुई थी, उनकी रोशनी कौन सी बीमारी भी छीन नहीं सकी। उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो, उनके वैसा ये बर्ड्स को बचाने वाला शायद कोई हुआ क्या। लेकिन एकांत क्षण में सलीम अली ने बिना दूरबीन भी देखे गए हैं, लेकिन खामोशी के टाइम पे एकांत में उन्होंने अकेले थे वक़्त उनको बिना दूरबीन के भी देखे हुए हैं। दूर क्षितिज तक फैली ज़मीन और झुके आसमान को छूने वाली उसकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था, जैसे कि दूर से नज़र आने वाले, दूर से फैली हुई ज़मीन तक और आसमान तक, आसमान को छूने वाली ज़मीन तक भी उनके नज़रें वहाँ तक टिकी हुई थी। जो प्रकृति को अपने घेरों में बांध लेता है, जो ये नेचर को अपने घेरे में बांध रखा हुआ है। सलीम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। सलीम अली ऐसे वो लोगों में ऐसे थे, सब लोगों में से सलीम अली एक अलग थे। उन्होंने जो प्रकृति का प्रभाव है वो आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में, अपने कब्जे में लाने का ख्याल करते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। इनके लिए प्रकृति में यानी नेचर में हर तरफ एक हंसती खेलती एक रहस्यमय यानी सीक्रेट भरी दुनिया पसरी हुई थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गाड़ी थी। ये जो हंसती खेलती दुनिया है वो उन्होंने बहुत बड़ी मेहनत से जुटाए थे। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई। जो इनकी पत्नी है तहमीना, उन्हें भी इनके साथ ज़्यादा मदद करते हुए हैं। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। जो तहमीना है स्कूल के दिनों में इनके क्लासमेट थे। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सलीम अली एक दिन केरला की साइलेंट वैली को रेगिस्तान हवा में झोंक से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। अपने ये रोमांचक जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक ये सलीम अली एक दिन केरला में स्लाइट वैली के रेगिस्तान में जो हवा से रेती उड़ते हुए आ रही, वो हवा से बचने के लिए, वो बचाव के अनुरोध के लिए चौधरी चरण सिंह से मिलने के लिए गए थे। वे प्रधानमंत्री थे। ये चौधरी चरण सिंह कौन थे? अपने देश के प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता। ये चौधरी चरण सिंह भी गांव की मिट्टी पर पड़ने वाले पानी का पहला बूंद जो है उसका असर क्या है
वो जानने वाले नेता भी थे। पर्यावरण के संभावित खतरे को जो चित्र सलीम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। जो पर्यावरण के नुकसान किस तरीके से हो रहा, खतरा किस तरीके से हो रहा, ये इनके सामने एक चित्र जैसा रखा था सलीम अली। और वो देखते ही चौधरी चरण सिंह के आंखों में आंसू, यानी उनके आंखें नम हो गए। आज सलीम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, आज दुनिया में सलीम अली भी नहीं है, और जो प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह भी आज दुनिया में नहीं है। कौन बचा है जो अब सीधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? अब ये दो जने भी नहीं बचे। अब जो मीठी पर, जो मट्टी पर, जो जमीन पर फसलों के बीच एक नए भारत का नींव डालने के सपने कौन देखे हुए हैं? ये संकल्प कौन किया है? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? और अब कौन बचे हुआ है जो हिमालय पर्वत पे और लद्दाख पे जो बर्फीली ज़मीन है, वो ज़मीनों पे रहने वाले पक्षियों की वकालत करने वाला अब कौन है? सलीम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। सलीम अली जो अपनी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया D.H. लैंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रेंड लॉरेंस से अनुरोध किया कि वो अपने पति के बारे में कुछ लिखें। D.H. लॉरेंस की मौत होने के बाद उनकी पत्नी लॉरेंस से सब लोग अनुरोध, रिक्वेस्ट करे थे कि अपने पति के बारे में कुछ बोलो या लिख। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी। अगर से इन्हों चाहती थी, जो लॉरेंस चाहती थी, तो उसके बारे में फ्रीडा अगर से चाहती तो लॉरेंस के बारे में कई बातें लिख सकती थी और बता सकती थी। लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। लेकिन जो फ्रीडा है, फ्रीडा लॉरेंस, उसने कहा कि लॉरेंस के बारे में मुझे कुछ लिखना और बोलना ये तो बहुत असंभव है। मुझे महसूस होता है मेरे छत पर बैठने वाली गौरिया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। मुझे मालूम है जो अपने घर के छत के पर बैठे हुए जो परिंदे हैं, उन लोगों को मेरे से ज़्यादा लॉरेंस के बारे में मालूम है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो गौरैया जो है, मुझसे भी ज़्यादा जानकारी लॉरेंस के बारे में उसका ने है। वे सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था। जो लॉरेंस है, उन्होंने सचमुच में एक खुलासा यानी खुले दिल का आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरे रागों में, मेरी हड्डियों में समाया हो। मुमकिन है, ये तो हो सकता कि लॉरेंस मेरे हर एक जिस्म में, मेरे रोम रोम में, मेरे हड्डियों में बसे हुआ है। लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों के शब्द का जामा पहनाना। लेकिन मुझे मालूम है उनके बारे में मैं किस तरीके के शब्द इस्तेमाल करना है और उनके अनुभव किस तरीके से बोलना है, उसका जमावड़ा कैसा होता है, ये बहुत मुश्किल है। मुझे यकीन है मेरे छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। मुझसे भी ज़्यादा ये जो गौरैया है, जो छत के पर पक्षी है, उसको मालूम है कि लॉरेंस किस तरीके से रहता था, परिंदों की किस तरीके से देखभाल करता था और हम दोनों के बीच में भी क्या क्या रहता था। यानी लॉरेंस और फ्रीडा के बीच में भी, उनके दोनों के बारे में भी यह गौरैया अच्छा बता सकती है। जटिल प्राणियों के लिए सलीम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। जो जटिल प्राणियां हैं उसके लिए सलीम अली एक हमेशा एक पहेली बन के रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एक राग से घायल होकर गिरने वाली
नीलकंठ की वो गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती है। इनके बचपन के दिनों में ये घायल होके, एयरगन से घायल होके गिरने वाली एक नीलकंठ गौरैया सारी जिंदगी उसकी खोज में रहती है। जिंदगी ऊंचाई में उसकी विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। ये नई खोज के लिए उसको विश्वास है, एक क्षण में भी उन ये परिंदा आ सकता, इसके विश्वास में रहा था। लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सलीम अली भी लॉरेंस की तरह अपनी जिंदगी के प्रतिरूप बन गए। सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। सलीम अली प्रकृति में यानी नेचर में या दुनिया में एक टापू बनना यानी बीच में समंदर का हिस्सा बनना या एक द्वीप बनना, उसकी जगह एक सागर के वैसा उभर के आ गए। जो लोग उसके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावारी से परिचित है, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। जो लोग भी इनके साथ भ्रमण करने वाले या इनकी यहकारी से पहचानने वाले, उन लोग आज भी महसूस करते हैं कि सलीम अली मरे नहीं, सिर्फ पक्षियों के सुराग के लिए निकले हुए हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजे के साथ लौट आएंगे। अभी भी उन्होंने अपने गले में एक लंबी दूरबीन लगाए हुए और ये खोज करके इसके नतीजे लेके फिर पलट के आएंगे, ये इनके साथियों का कहना है। जब तक वे नहीं लौटते, क्या उन्हें गाया हुआ मान लिया जाएगा? क्या अगर से इन्हें लौट के नहीं आए तो इनका जो गया हुआ मान है, सम्मान है, वो क्या फिर पलट के आएगा क्या? मेरे आंखें नम है सलीम अली, तुम लौटेगे ना? अभी भी मेरे आंखें नम है, क्या सलीम अली तुम फिर लौट के आएंगे ना, फिर पलट के आएंगे ना? ये जाबिर हुसैन लिखे हुए तो पाठ है सलीम अली के बारे में। ये पाठ था सांवले सपनों की याद। ये सांवले सपने रह गए या हकीकत हो गए, ये देखना है। आज के लिए ये पाठ में